जी अस्सलाम वालेकुम। भाई एक तो टेस्ट 13 की थोड़ी डिस्कशन करनी थी, और इसके साथ जो है वो हमने डिस्कशन करनी थी कंसोलिडेशन के पास पेपर के क्वेश्चन 9 की। तो वो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ बहादुर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी है, इस पे फोर्थ शेड्यूल लगेगा, फिफ्थ शेड्यूल लगेगा? जी बिल्कुल, इसके ऊपर कौन सा शेड्यूल लगेगा? फोर्थ शेड्यूल लगेगा। डेटर आ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट साइड पे आ रहे हैं। तो ये फिर लोन लिया नहीं हुआ, ये रिसीवेबल वाले लोन है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जिसे हमने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी कहा था क्लास में। ये क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, टर्नओवर आ रही है, सेल आ रही है क्रेडिट साइड पे, और एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं। 30%। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रिपेयर करने हैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड एसओसीआई एज एट 30 जून 2020 along with relevant notes showing all possible disclosures। और नोट्स बनाने हैं आपने, शोइंग ऑल पॉसिबल डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट। रिक्वायरमेंट में आगे उसने लिखा हुआ है मेरे भाई कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मांगे तो लिखाया करें, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड मेजरमेंट बेसिस, यानी कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चीजें। एंड नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर टैक्स, डेटर्स, trade and other receivables, cash and cash equivalent, you may make necessary assumptions in this regard। इसका मतलब ये है कि हो सकता है करंट और डेफर्ड टैक्स का डाटा आपको ना दिया हो, और आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एंड बैंक का डाटा ना दिया हो। तो फिर आपको अगर कहीं नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाते हुए कोई अजम्पशन वगैरह लेनी पड़ी, तो कहते हैं वो आप ले लेना। तो ऐसा जिनके पेट नोट ही होते हैं, तो इनके नोट्स तो एज इट इज जो आपने याद किया हुआ था वहां से कॉपी पेस्ट करके लिखने थे, ये वाले। पहले बहादुर लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैंने लिख दी। ये लाइन कोई जरूरी नहीं है, हमने क्लास में ऊपर तक ही किया था काफी। और फिर बेसिस ऑफ मेजरमेंट लिख दिया आपने कि हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू एसेट्स व्हिच आर केप्ट एट रीवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि उसने खुद ही कहा था नेसेसरी assumptions को लेनी हो साथ साथ, लेके बना देना। टैक्सेशन में तो पेट चीजें हैं, करंट टैक्स कैसे रिकॉर्ड होता है, डेफर्ड टैक्स कैसे रिकॉर्ड होता है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स ओरिजिनल इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं, फिर उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस की जाती है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बैलेंस शीट में कैरी किए जाते हैं एट कॉस्ट। तो ये कुछ नोट्स थे ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये बनाने थे। बाकी अब हम डिस्क्लोजर्स को लिंक करते हैं अपनी मेन उससे डिस्कशन से। अच्छा जी, 30% ऑफ डेटर्स वाज सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। तो 8140 का 30% क्या आ रहा है? 8140 का 30% क्या आ रहा है, और इसका 70% क्या आ रहा है? यार मैं कैलकुलेटर अपना ले लेता हूँ। एट मदे मदे से चलते हैं, बता दिया है। 2442, 2442, और 70%? 5698। अच्छा जी, 20% ऑफ अनसिक्योर्ड, ये हैं सिक्योर्ड और ये हैं अनसिक्योर्ड, इनके 20% कितना बन गया? 20% ऑफ अनसिक्योर्ड। People are taking too much time. I should hold my calculator. Calculate 1140, 20% ऑफ अनसिक्योर्ड बट डाउटफुल। ठीक है। अकाउंट्स
रिसीवेबल इंक्लूड अ सिक्योर्ड बैलेंस ऑफ 300 रिसीवेबल फ्रॉम आईएम एंटरप्राइज लिमिटेड एंड एसोसिएटेड इन टेकिंग। एक हमारी जानने वाली कंपनी है, उससे हमने 300 लेने हैं, ये सिक्योर्ड में शामिल है। तो लो जी, सिक्योर्ड में आगे फिर ब्रेकअप लगा दो। सिक्योर्ड में 30 जानने वाले से लेने हैं, जानने वाले का नाम आईएम। और फिर सिक्योर्ड में अदर्स से कितने लेने हैं, 2442 - 30, 2412 बनेगा ना, 2412। तो अच्छा, इधर इसका 20% लगाया था, तो 80% भी लगा दें। 56 300, अच्छा 300 है। तो फिर 2442 माइनस ये, तो 2142 बन जाएगा ना फिर, 2142। और इसका 80% लगवा दें। 4558। अब इनके नाम बता दें। अनसिक्योर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड डाउटफुल, सिक्योर्ड अदर्स, सिक्योर्ड फ्रॉम, सिक्योर्ड रिसीवेबल फ्रॉम आईएम। ये चार चीजें जरा याद रखें, 4558 1140 2142 और 300। इनको डेटर में ले जाएं। 2142, 300, 2142 300 4558। इस सब टोटल की कोई खास जरूरत नहीं थी 7000 की। हम +1140 करके एक ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं। सो इट वॉज नॉट नेसेसरी। 2142 +300 +4558 +1140। ये आ जाना था 8140 ट्रायल से जो उठाया था। ट्रायल की फिगर एक दफा आती है, और इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल में अवेलेबल थी, वो माइनस कर देनी थी। डन। चलें, शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये रिसीवेबल टाइप है, एम्प्लॉइज से और अदर्स से। अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 months फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये 5000 है ना, ये 5000 है। ठीक है। अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 months फ्रॉम एम्प्लॉइज इंक्लूडेड अ बैलेंस ऑफ ₹800। ये 12 महीने के अंदर अंदर 800 आपको मिल जाने हैं। तो इसको हम करंट पोर्शन में डाल देंगे, वो मैं भी दिखाऊंगा कैसे। सब्सिडाइज लोन्स एंड एडवांसेस आर ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज एज पर द कंपनीज पॉलिसी। एम्प्लॉइज को लोन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक दिए हुए हैं, और 1 से 5 साल के अंदर उन्हें वापस करने हैं। और लोन्स एंड एडवांसेस टू अदर्स इंक्लूड a loan of 2000 receivable from Orange Limited, a subsidiary, and maximum amount जो इससे रिसीवेबल थी, that was 2500। तो अब लोन्स के अंदर हम ब्रेकअप बनाएंगे जी। लोन्स, ये जरा याद कर लें फिगर्स। 1500, 2000, और फिर इसमें से बकाया 1500। 1500, 2000 और 1500। 1500, 2000 और 1500 एम्प्लॉइज, जानने वाला और अदर्स। इन ओवरऑल में से 800 एम्प्लॉइज वाले करंट में थे, इसको करंट में ले जाना, तो नॉन करंट बैलेंस शीट में 4200 जाने थे। 4200 नॉन करंट में चले जाने थे, और 800 करंट में। अगली बात इसमें ये थी कि वो तो एक कुछ अंग्रेजी टाइप फिक्रे थे, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, और ये आगे। ये तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो हमने अपने पास रखे हुए हैं, या बैंक में जमा करवा दिए हुए हैं अमानत के तौर पे, या अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें, वो सारी कहानी है। तो कहानी एज इट इज लिखी हुई थी, तो कहानी उठा के आपने लिख देनी थी बस। ये कहानी उठा के हमने लिख दी है। दीज हैव बीन केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, ये बात याद रखनी थी, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शंस ऑफ फला। इसके बाद ये सेल का आ रहा है ब्रेकअप। सेल आ रही है ट्रायल में 7500। इधर अगर आप देखें, तो लोकल सेल आपको दी है सेल्स टैक्स और डिस्काउंट के बाद। अब हमारा एक P&L का डिस्क्लोजर है, 5 डिस्क्लोजर्स में से, जो ये चाहता है कि सेल पूरी भी शो करें।
और पूरी सेल शो करके फिर उसमें से हम माइनस करें डिस्काउंट और सेल्स टैक्स। अब डिस्काउंट भी आपने लोकल कस्टमर को दिया है, सेल्स टैक्स भी लोकल सेल के ऊपर है, तो इधर कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स और डिस्काउंट के बाद वाली फिगर है। तो अगर मैं इसमें सेल्स टैक्स और डिस्काउंट वापस डाल दूं तो मेरा नोट किस टाइप का बनेगा? नोट नंबर मिसाल के तौर पे 7 में सेल्स का बनाऊं तो सेल्स लोकल, असल में वैसे ना सेल्स टैक्स और डिस्काउंट सेल में से माइनस होना चाहिए, लेकिन हमारा कंपनी लॉ चाहता है कि ग्रॉस सेल पहले शो करें। तो सवाल में सेल एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स और डिस्काउंट कितनी थी? 5,000। तो इस तक पहुंचते हुए सेल्स टैक्स भी माइनस हो चुका है। इस तक पहुंच, अच्छा मैंने क्लास में आपको दिखाया था कि ट्रायल के अंदर आपको जो है वो नजर आ रहा था, इधर तो देखे ना सेल मेरी 7500 है और ऊपर भी 7500 है, दोनों जगह। क्लास में ये था कि सेल्स डिस्काउंट और मतलब आपका भला करे सेल्स टैक्स, वो ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आ रहा था फिक्स वाले सवाल में। मैंने कहा था अगर ट्रायल में सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स नजर आए तो आपने समझना है कि सेल ग्रॉस और फुल अमाउंट पे पड़ी हुई है, और नोट बनाते हुए उस सेल में से सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स माइनस कर देना है। लेकिन अब ट्रायल में सेल डिस्काउंट सेल्स टैक्स नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है सेल ऑलरेडी नेट पे और सही फिगर पे पड़ी हुई है। लेकिन प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए पहले हमें ग्रॉस सेल शो करनी जरूरी है। तो फिक्स वाले सवाल में देखें सेल डिस्काउंट सेल्स टैक्स पड़ा हुआ था, इसलिए सेल को हमने एज्यूम किया था फुल। अब सेल फुल नहीं है, सेल तक पहुंचते हुए डिस्काउंट और सेल्स टैक्स माइनस हो चुके हैं। तो पहले हमने सेल को सही करके ग्रॉस पे लाए। अब ग्रॉस सेल कितनी हो गई? 5,000 जमा 1,500 जमा 500, 7,000। इसमें से नहीं, साउथ ओपनिंग का चक्कर तो नहीं है। देखो पी एंड एल वाले आइटम्स तो ओपनिंग नहीं होते ना, और वैसे सवाल में तो इधर क्लियरली बताया ना एक्सक्लूडिंग सेल्स। बाकी आप सवाल जरा वाजे करो तो मैं देखता हूँ। बाकी वो मैंने बताया था कि डेप्सियन का रेट और टैक्स का रेट अगर गिवन हो तो फिर ऊपर पड़ी हुई है कम डेप्सियन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल, और वो डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा सेल्स लोकल में से अब माइनस कर दें सेल्स टैक्स। असल में ये हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि ग्रॉस अमाउंट में से सेल्स टैक्स और डिस्काउंट हमने माइनस करके दिखाना है। सेल्स टैक्स इज 500, 1,500। हाँ हाँ, ये तो भी हट के आप फिर बात कर रहे हो ना इससे। तो 7,000 माइनस 1,500 माइनस 500, 7,000 माइनस 2,000, ये आ गया 5,000। और इसमें ऐड कर दें सेल्स एक्सपोर्ट्स। तो ये जी हमारा नोट बन गया, नोट नंबर 7 सेल का। तो क्लास वाले और इस सवाल में ये मसला था कि इधर ट्रायल के अंदर सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स आ रहा था, इधर मैंने ट्रायल में शो नहीं किया हुआ बल्कि ऑलरेडी फिगर को नेट किया हुआ है, तो फिगर को बढ़ाना पड़ा है, क्लास में नहीं बढ़ाना पड़ा था। इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस हैं 2,000। इसमें तो बहुत सारे खर्चे पड़े होंगे, उसमें एक खर्चा है ये वाला भी। तो ऑडिटर रेम्युनरेशन का ब्रेकअप देना होता है। ये ऑब्वियसली 800 मैच नहीं करेगा उससे, क्योंकि एडमिन एक्सपेंसेस हमारे और बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। तो एडमिन एक्सपेंसेस का हमने नोट बनाया, एडमिन सेलिंग का जैसे नोट बनता है, 2,000 ट्रायल से पकड़ा, 800 माइनस किया, 1,200 ये आ गया, बाकी 800 का हमने ब्रेकअप दे दिया जैसे क्लास में दिया था ऑडिटर रेम्युनरेशन का। इसके बाद सवाल कहते हैं जी ड्यूरिंग द ईयर बहादुर हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन आईएम एंटरप्राइज, वो जो ऊपर भी लिखा हुआ था सवाल में, जिसमें हमने 25% शेयर खरीदे हुए हैं। तो ये हमारी लोकल सब्सिडरी है या फॉरेन सब्सिडरी है? जल्दी बताएं जल्दी बताएं, लोकल या फॉरेन? लोकल। टू ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ बहादुर आर आल्सो डायरेक्टर्स इन पेल, ये हमारी लोकल सब्सिडरी है या फॉरेन? लोकल लोकल लोकल, ये दोनों लोकल सब्सिडरीज हैं। तो या ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं जो भी हैं, तो आईएम और पेल ये हमारी लोकल हैं। लोकल के बारे में मैं जरा डिस्क्लोजर देखता हूँ क्या देना है। लोकल के बारे में डिस्क्लोजर क्या देना है, अल्लाह आपका भला करे। फाइनल अकाउंट का सवाल है ये। फाइनल अकाउंट
अच्छा, ये जी अगर आप किताब का पेज नंबर निकालें 557, तो यहाँ आपको पता चलेगा जी, आपने नेम देना है एसोसिएटेड कंपनी का लोकल इन्वेस्टमेंट्स के केस में, अलोंग विद द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, उसके साथ आपने रिश्ता बताना है अपना क्या है, और अगर कोई कॉमन डायरेक्टरशिप है वो बतानी है, और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बतानी है। तो ये चार चीजें हैं, ये हमने बतानी है। तो अब हम बताते हैं, तो बतानी है तो बताते हैं। नेम ऑफ रिलेटेड पार्टीज, आईएम और पेल। बेसिस ऑफ रिलेशन, ये एसोसिएटेड कंपनीज के साथ कॉमन डायरेक्टरशिप है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग 25%। एक ये जो ऑरेंज है ना, जी बिल्कुल अमीर हमजा। एक ये जो है ना, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, एक मैंने बीच में से और उठाई है, वो ना इधर की दी हुई थी, लोकल इन्वेस्टमेंट्स हमारी, ऑरेंज लिमिटेड। ऑरेंज लिमिटेड हमारी सब्सिडरी है जिसके हमने 60% शेयर खरीदे हुए हैं। तो ये तो मैंने ऊपर छुपाई भी थी। तो लोकल सब्सिडरीज का कुछ इस तरह का डिस्क्लोजर देना है ये। इसके बाद देखते हैं जी हमारी फॉरेन सब्सिडरी। ड्यूरिंग द ईयर बहादुर लिमिटेड हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन कॉट लिमिटेड। 30% ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल उसका खरीदा है। इसका ऑफिस है 34 टी स्ट्रीट एक्स, ब्रिस्टल इंग्लैंड। बताएं जी, इसका पता बताना है हमने, यूजर्स को इसका पता बताना है, या सिर्फ मुल्क बता दें? नहीं बताना, एक्सेलेंट। क्यों नहीं बताना, वजह भी बताएं। यूजर्स को इसका पता क्यों नहीं बताना? जी, जवाब नहीं आ रहा। यूजर्स को पता क्यों नहीं बताना, वजह बताएं जल्दी। नहीं, लोकल तो नहीं है, फॉरेन सब्सिडरी है। क्योंकि इंग्लैंड का बता दिए, गलत जवाब है अमीर हमजा। कंट्री बता देंगे सिर्फ। अब जरा सारे सुने, ये सबसे मजे की एडजस्टमेंट थी। क्यों? नहीं, सेल्स की अमाउंट नहीं मेरे भाई, फॉरेन एसोसिएटेड में आपने क्या बताना है, पेज 558 59 पे आके, जो आपकी फॉरेन एसोसिएट्स हैं उनका आपने नाम बताना है, बेसिस ऑफ एसोसिएशन बतानी है, यानी सब्सिडरी है क्या है, एसोसिएट है, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग बतानी है, कितने शेयर खरीदे हुए हैं। However, in first bullet, fifth schedule also require address to be disclosed. फिफ्थ शेड्यूल कहते हैं एड्रेस बताओ, हमारा फोर्थ शेड्यूल सिर्फ कहते हैं कंट्री बताओ, तो एड्रेस नहीं बताना था। जी बिल्कुल, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनीज पे लगता है जी फोर्थ शेड्यूल वालों ने एड्रेस नहीं बताना, सिर्फ कंट्री बतानी है। तो भाई ये मार्किंग करने वाले भाई को बता देना, अगर उसके जहन से निकल गया, पता नहीं अब उसने नंबर, इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर कोई एड्रेस बताएगा। ये उसे कहना डिस्कशन सुन ले, टेस्ट 12 की मार्किंग में अगर ये चीज हाईलाइट नहीं तो यहीं सुन ले। कंट्री हो गया जी, बेसिस ऑफ एसोसिएशन हो गया, नेम हो गया उसका, उसकी कंट्री होगी बेसिस ऑफ एसोसिएशन, और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। एक दो तीन चार, चार चीजें बतानी है। भूल गया था भाई, आपको कैसे पता है? उसके साथ बैठे हुए हो? अच्छा, तो देखें जी, हमने जानबूझ के उसका एड्रेस नहीं बताया। नेम, कंट्री, बेसिस एसोसिएशन। अगले दोनों तो आसान थे यार, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन वाला। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं की उन्होंने, हाँ करनी चाहिए भाई, इस पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इसको नेगेटिव मार्किंग ना कहें, इसे कहें कि बस जो सवाल में चाहिए नहीं था वो ओवर एफिशिएंट बन के दे रहे हैं आप। अच्छा जी, अब वो कुछ बच्चों ने जरा पूछा हुआ है पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। नहीं भाई, सिर्फ इसी अटेम्प्ट में आया है, अब आप पता नहीं इस अटेम्प्ट को क्यों रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो। अच्छा,
आगे चलते हैं जी। कंसोलिडेशन का मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 जरा पास पेपर का दिखाऊंगा। इसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं, अक्सर बच्चे पूछते हैं। अल्लाह आपका भला करे। बाकी यार ये एडजस्टमेंट्स तो देखो नेवर एंडिंग स्टोरी होती है। इन एडजस्टमेंट्स में भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनको ये एडजस्टमेंट्स नहीं समझ आई थी ना, उन्होंने भी जान मार मूर के ना आधे नंबर लेने ही थे। तो बाकी एडजस्टमेंट पूरी समझ आई नहीं आई वो फिर एक थोड़ा सा टफ टास्क होता है। तो आधी पिछाधी जान मार के बस सही करनी होती है यार, यही बस चैलेंज होता है कुछ। अच्छा ये ना मैंने एक दिन रिकॉर्डिंग करवाई थी एक दिन, वो फिर कॉलेज में मुझे मिली नहीं, इसलिए कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं। तो मैं उसी को यूज करूंगा और उसी को यूज करके आगे चलूंगा। भाई ये आई कैप को प्रेडिक्ट ना करें। अच्छा, एक तो ये जी एडजस्टमेंट है पास्ट पेपर क्वेश्चन 9 में, एडजस्टमेंट नंबर 4। कंसोलिडेशन का सवाल चल रहा है जी। दो कंपनीज के ट्रायल दिए हुए हैं। एक एरो लिमिटेड है वो पेरेंट है, और एक बॉक्स लिमिटेड है वो सब्सिडरी है। अच्छा, ये जी डेटा अवेलेबल है। अब सवाल ये है मोहतरम कि ऑन यकम जुलाई 2018 साल के मिड में, ये एडजस्टमेंट मैंने नहीं करानी है 6, ये फिजिकल वालों को एक दफा करवाई थी, वो भी बच्चे 6 7 ही थे। ऑन यकम जुलाई 2018 एएल सोल्ड एन इक्विपमेंट टू बीएल फॉर 250। एएल पेरेंट ने सब्सिडरी को इक्विपमेंट बेचा है 250 मिलियन का। तो ये तो हो गई जी फॉर द पर्पज ऑफ, एक मिनट यार जरा आप होल्ड कीजिएगा। तो जी पेरेंट ने सब्सिडरी को एक फिक्स्ड एसेट बेचा है 250 मिलियन का एट अ गेन ऑफ 20 मिलियन। तो इसका मतलब है पेरेंट ने कैश रिसीव किया 250, गेन रिकॉर्ड किया 20। तो अगर मैं पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक एंट्री करने की कोशिश करूं, तो पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरे भाई क्या एंट्री बनेगी? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूँ। और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री बनेगी? पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री बनेगी ये, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखिएगा। ये मुझे करनी पड़ी है समझाने के लिए। पेरेंट ने कैश रिसीव किया है 250, इसने गेन रिकॉर्ड किया है 20। इसका मतलब है बैलेंसिंग आ गया एसेट की बीबी। ये मैंने जरा ऐसी एंट्री की है पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, अगर पेरेंट ने 250 का बेचा है, ये एंट्री आपको मैंने पहली क्लास में करके दिखाई थी जब कंसोलिडेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट करवाया था। जब पेरेंट ने 250 का बेचा है तो सब्सिडरी ने 250 का खरीदा होगा, सब्सिडरी ने ये एंट्री की होगी। अब इस इसको सिर्फ आगे रखते हुए, इन दोनों को येलो और स्काई ब्लू को सामने रखते हुए अगली मैं लाइन पढ़ता हूं। Subsidiary has charged depreciation of 12.5 on this equipment. सब्सिडरी ने इस पर 12.5 डिप्शन चार्ज कर दी है। मोहतराम, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर सब्सिडरी ने 12.5 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो ये सब्सिडरी ने तो पूरी 250 पे की होगी। हमें सिर्फ गेन पे डेप्रिसिएशन उल्टानी होती है, इधर बोंगी नहीं मारनी कि 12.5 की पूरी डेप्रिसिएशन उल्टा दें। असल में बैकएंड पे थीम पता है क्या है? कि चाहे ये एसेट ना भी बिकता तो 230 तो डेप्रिशिएट होना ही होना था ना। अब महंगा 20 ज्यादा डेप्रिशिएट करी है सब्सिडरी, तो हमें पूरे 250 पे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए होती सब्सिडरी की बुक्स वाली, हमें चाहिए होती है डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा 20 पर। अब मसला ये है कि मुझे चाहिए गेन पे डेप्रिसिएशन और सवाल दे रहा है पूरे 250 पे, तो मुझे डेप्रिसिएशन का रेट मालूम नहीं है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ डेप्रिसिएशन का रेट मालूम करने के लिए। तो सब्सिडरी की किताबों में डेप्रिसिएशन है 12.5, इसने कॉस्ट पकड़ी होगी 250, इसके ऊपर लगाया होगा रेट, और फिर किया होगा 6/12। सब्सिडरी ने ये करके अपनी किताबों के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन निकाली होगी। इस डेटे से सब्सिडरी की किताबों में जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसका रेट पता चल सकता है। वो रेट आ जाना था जी 10%। आप मैंने पुराना काम करना था। क्या काम करना था? मुझे एतराज सिर्फ पूरे एसेट की प्राइस की डिप्रेशन पे नहीं होता, क्योंकि 230 का एसेट वैसे भी डिप्रिशिएट होना ही होना था। मुझे एतराज होता है गेन की डिप्रेशन पे।
तो मैं आप कैलकुलेशन को साइड पे ले जाता हूँ और अपनी मशहूर ज़माना कैलकुलेशन करता हूँ। ये मैंने करके रखी हुई है। ग्रॉस गेन है 20, डेप्रिसिएशन रेट सवाल में मिसिंग था, तो गेन पे मैंने लगाया रेट और 6/12 कर दिया, क्योंकि बेचने और ईयर एंड की डेट के दरमियान सिर्फ 6 महीने का गैप है। क्लियर? गेन पे डिडक्शन निकालनी होती है या पूरे एसेट की प्राइस पर? 230 तो डेप्रिशिएट होना ही होना था, चाहे एसेट बिकता या ना बिकता। फड्डा किसका है? आपस के गेन की डेप्रिसिएशन का। आपस का गेन 20, उसकी डेप्रिसिएशन 1। ओके, तो सब्सिडरी अपनी किताबों में ना पूरा एसेट डेप्रिशिएट करी होती है, वो पागल ने दे दी डेप्रिसिएशन। हमें वो वाली डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन वो वाली चाहिए, अगर ये एसेट ट्रांसफर ना होता तो गेन 20 का ना आता, तो 20 पे एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमें चाहिए 20 पे। अच्छा, अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट है जी 0.4, 0.6, 0.6, 0.6 की जी एडजस्टमेंट है इन ईच मंथ ऑफ 2018, नहीं सॉरी 0.6, बीएल्स क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स। बीएल क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स, बीएल क्रेडिट बैलेंस इन एएल बुक्स, बीएल का पेबल बैलेंस एएल की बुक्स में। अब बीएल क्रेडिट बैलेंस जो एएल बुक्स के अंदर आ रहा है, तो वो आ रहा है 38। यानी जब मैं एएल की बुक्स खोलूंगा, तो एएल की बुक्स के अंदर जो है वो पेबल टू सब्सिडरी आ रहा है। और वो पेबल टू सब्सिडरी कितना आ रहा है? पेबल टू सब्सिडरी तो एएल की किताबों में पेबल है, पेरेंट ने उधार ली हुई है कुछ चीजें, तो एएल की किताबों में पेबल है सब्सिडरी को 38 का, इसमें 38 पड़ा हुआ है। आगे पढ़ें जी। विच डज नॉट एग्री विथ सब्सिडरीज बुक्स, वो सब्सिडरी बुक्स से एग्री नहीं करता, सब्सिडरी की बुक्स से एग्री नहीं करता। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर वो सब्सिडरी की बुक से एग्री करता होता, वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर वो सब्सिडरी की बुक से एग्री कर रहा होता, तो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये अमाउंट कहां पड़ी होती? पेरेंट का दावा है मैंने देने हैं, सब्सिडरी का दावा है मैंने लेने हैं, तो एल पेरेंट है, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? चलें दोबारा सुन लें। एल है पेरेंट, पेरेंट का दावा है मैंने 38 देने हैं, और सब्सिडरी का दावा क्या होगा? और सब्सिडरी का दावा क्या होगा? सब्सिडरी का दावा होगा मैंने 38, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, एक्सलेंट। सब्सिडरी का दावा होना चाहिए मैंने 38 लेने हैं, तो सब्सिडरी के रिसीवेबल्स में 38 पड़ा होना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है ये एग्री नहीं कर रहा, उसके रिसीवेबल कुछ और है, उसके रिसीवेबल कुछ और है। ड्यू टू 7 million चार्ज बाय एएल फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज ऑन 26 दिसंबर, क्योंकि सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एंट्री नहीं रिकॉर्ड की हुई 7 million की। ये 7 million की एंट्री कौन सी क्या बनेगी वैसे? सब्सिडरी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट सर्विस रिकॉर्ड करना भूल गया है। भूली कौन सी चीज जाती है, जो कैश में पे की हो या जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन जी, वेल डन। तो भूली तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाती है। तो मुझे बताएं आप सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे सही करूं? सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे सही करूं? सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अहमद बाजवा, बीएल बुक्स, ड्यू टू 7 चार्ज बाय पेरेंट, पेरेंट ने चार्ज कर दिया है, अल्लाह का शुक्र, एंट्री कर दी हुई है ऑन 26 दिसंबर, पेरेंट ने चार्ज कर दिया हुआ है, सब्सिडरी बेचारी ने चार्ज नहीं किया हुआ। चार्ज बाय पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट ने चार्ज करके एंट्री करके उसे बता दिया हुआ है। अब सब्सिडरी की बुक्स में एंट्री बताएं क्या करूं मैं उस 7 की? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है, जल्दी जल्दी जल्दी। पेरेंट ने सर्विस दी है, ऑब्वियसली पेरेंट ने सर्विस दी है। सवाल में लिखा हुआ है ना, 7 million चार्ज बाय एएल फॉर मैनेजमेंट सर्विस,
चार्ज बाय एएल, एएल पैसे लेने वाला है तो वो सर्विस देने वाला है, सब्सिडरी नहीं मैनेजमेंट सर्विस दे रही। जी, एक्सलेंट साउथ। एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एक्सलेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही करेंगे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट 7 से। जब हम सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही करने गए, तो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम सही करने गए, तो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट की तरफ पेबल नहीं आ रहा बल्कि उल्टा रिसीवेबल आ रहा है। यहाँ कोई ना कोई रिसीवेबल आ रहा है ना। अगर हम सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही करने जाएं, तो सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकल लगाएं क्या आ रहा है। सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो रिसीवेबल आ रहा है। अब सब्सिडरी को क्या चाहिए, मैं क्या करूं, पेएबल बुक कर लूं। मैंने अगर बुक नहीं किया हुआ पेएबल बुक कर लूं, या यार अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं साथ और उससे लेने भी हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने इधर साबित किया है कि रिसीवेबल्स आ रहे हैं। अच्छा, तो अब आपको पता है, अब क्या करें क्या करें। एक्स यार, एक्सेलेंट, रिसीवेबल काम कर लें, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सूली तौर पे ये एंट्री बनती है, लेकिन मैं रिसीवेबल क्रेडिट कर रहा हूं। यार देखो ना, सादा सी बात है, मैंने अगर अपने पेरेंट को पैसे देने हैं साथ और उससे काफी सारे लेने भी हैं, पेरेंट को पैसे देने हैं और उससे काफी सारे लेने भी हैं, तो क्या करूं। अब देना बुक करूं या मैं सोचूं दे दूं इसे पैसे या लेना कम कर लूं। ये यार इस सवाल में थोड़ा सा फटा था कि एंट्री जो है ना पेबल की बनती थी, लेकिन उसकी किताबों में पहले से रिसीवेबल पड़े हुए हैं, तो बेहतर है कि लेना कम कर दें। सो दैट वाज अ बिट ट्रिकी। लेकिन यार अब इन चक्करों में क्या पड़े हम, एक्सपेंस अल्लाह का शुक्र है हमने डेबिट कर देना था 7 से, वो मसला नहीं होना था। उधर से हमने 38 का रिसीव है वो जो कैंसिल कर देना था, एक ही किताबों में आ रहा है, तो यार आधे से ज्यादा मार्क्स वैसे ही मिल जाने थे। अब इतने पंगे आई कैप डाल रहे हैं कि एक इसकी किताबों में रिसीवेबल आ रहा है, यहाँ से हमें पता चल चुका है सब्सिडरी की किताबों में रिसीवेबल आ रहा है। अब एक की किताबों में, सब्सिडरी की किताबों में रिसीवेबल जब आ रहा है और उधर से मुझे पेएबल की एंट्री करने को कह रहा है, तो मुझे थोड़ी सी अकल लगानी चाहिए, अलग से पेएबल बुक करूं, बेहतर है कि रिसीवेबल कम कर दूं। तो पहली एंट्री बन गई जी, एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। बैलेंस शीट के सवाल में एसआरई, और पीएनएल के सवाल में एक्सपेंसेस में ऐड होगा 7 और एस प्रॉफिट को भी हिट होगा 7, और बैलेंस शीट के सवाल में एसआरई डेबिट। ओ यार पेपर में समझ ना आए तो कुछ भी कर दे यार, आधी एंट्री फिर भी सही हो जानी है मेरे भाई। अच्छा, अब मोहतरम ये एंट्री मैं पहले करूंगा, एक एंट्री हो गई। क्या अगर ये एंट्री में अगर अलग से पेबल शो कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इतना वैसे, नया पेबल शो कर दें। अब अब मुझे बता दें, जब ये एंट्री मैं कर लूंगा, क्या आपस के बैलेंसेस रिकंसाइल हो जाएंगे आफ्टर दिस एंट्री। वो कह रहा था ना ये एंट्री नहीं हुई हुई। अब जरा सोचें सोचें, जबानी सोचें, क्या जब मैं ये एंट्री कर लूंगा तो आपस के बैलेंसेस टैली हो जाएंगे के, क्या आपस के बैलेंसेस टैली हो जाएंगे, जो भी उसकी किताबों में रिसीवेबल होगा वो मैं कम कर दूंगा, तो क्या आपस के बैलेंसेस एग्री हो जाएंगे। यार मुझे ये बता दें फिर मैं आगे चलूं। क्या सवाल कह रहा था ये एंट्री नहीं हुई इस वजह से मसला आ रहा है आपस के बैलेंसेस का, अगर मैं ये एंट्री कर लूं तो क्या अब आपस के बैलेंसेस एग्री हो गए। बिल्कुल हो गए। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि 38 है या क्या है, अब बस 38 को अन्य भाव उठाएं। अब रिसीवेबल पेबल कैंसिल कर दें। मैंने सोल्यूशन में इसकी एंट्री किसी और तरीके से की हुई है, मैंने एक एंट्री की हुई है, लेकिन अभी मैंने बड़ा सोचा था, 4 बजे से लेके इसके ऊपर सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि आपको सोल्यूशन वाली एंट्री ना करवाऊं जो मैंने की हुई है, मैं ये वाली एंट्री करवा देता हूँ। अब ये एंट्री हो गई, अब हमारे बैलेंसेस रिकंसाइल कर गए। अब क्या एंट्री करें जी, अब सिर्फ पेबल रिसीवेबल आपस के कैंसिल कर दें। अब एक की किताबों में पेबल 38 और दूसरे की किताबों में, क्योंकि पेरेंट वाला पहले ही सही था क्योंकि उसने एंट्री स्कीम में थी, तो हमने सब्सिडरी वाले को सही कर दिया, तो अब ये कैंसिलेशन की एंट्री हो गई। तो सोल्यूशन में जाएं, पेज नंबर मुझे बताएं, वहां पे दो एंट्री, एक एंट्री हुई है 7 की। इसको दो एंट्रीज में कर लें और पेपर में पोस्ट भी फिर इसी तरह कर दें। सोल्यूशन में ना मैंने ये एंट्री की हुई है,
SRE डेबिट 7 से, रिसीवेबल क्रेडिट 45 से, और पेएबल डेबिट 38 से। यानी ये कंपाउंड एंट्री कर दी, आप समझ लें, इकट्ठी करके कर दी है। उस वो भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह जरा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यार इसमें 38 तो आप लोगों ने कैंसिल कर ही देना था, तो इसलिए मुझे इस एडजस्टमेंट की टेंशन नहीं है। ये तो डिस्कशन होगी हमारी बैलेंस शीट के एंगल से। भाईजान अब पी एंड एल के एंगल से क्या करना है? पी एंड एल के एंगल से इस पूरी एडजस्टमेंट्स में से क्या उठाना है, जल्दी बताएं। यस, पी एंड एल के एतबार से सिर्फ 7 उठाने। 7 को जाके खर्चों में बुक कर देना है। 7 एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर सही हो जाएगी और एस प्रॉफिट भी हिट होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट में आपस के पेएबल रिसीवेबल कैंसिल होते हैं, और पी एंड एल में आपस की इनकम एक्सपेंस के टोटल मैनेजमेंट फी चार्ज बाय एल टू बी एल सिंस एक्विजिशन अमाउंटेड टू 16 मिलियन। टोटल मैनेजमेंट फी 16 मिलियन है। तो जब टोटल मैनेजमेंट फी 16 मिलियन है, तो इट मींस कि अब हम 16 और 16 को पी एंड एल के फेस से कैंसिल कर देंगे। यार ये जो इनकम एक्सपेंस होते हैं ना, बैलेंस शीट के फेस से कैंसिल ना कीजिएगा। असल में ना टोटल कहानी ये होगी कि 16 है, ये पी की अदर इनकम होगा, और 16 ही उसका एक्सपेंस होगा। लेकिन उसने 16 एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया होगा, उसने 16 से कम रिकॉर्ड किया होगा। जब हम 7 की एंट्री कर देंगे ना, तो उसी तरह पी एंड एल में भी वो बैलेंसेस रिकंसाइल करने लग जाएंगे। तो पी एंड एल कैसे बनेगा? पी एंड एल में सबसे पहले जाके हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती सही करेंगे। वो कैसे सही करेंगे? वो रेड मार्कर से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलती सही करेंगे और जाके लिखेंगे +7। जब ये +7 हम लिख देंगे, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। ये करने के बाद आपस के बैलेंसेस रिकंसाइल कर देंगे, आपस क्या एक्सपेंस और आपस की इनकम कैंसल हो जाएगी। ठीक है जी, ओवर, अल्लाह हाफिज।